नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। सत्ते पर सत्ता, सत्ते की सियासत और सियासत के फैसलों से जनता को कितना फायदा न हुआ तो जरूरी है दस्तक। बहुत सारी कहानियां लेकर आज हम आए हैं। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग और दूसरे चरण के प्रचार का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की दस्तक से रिश्ता समझाएंगे। जानेंगे कि आखिर पहले चरण में जो पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम हुई है उसका राजनीतिक मतलब क्या हो सकता है। क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने में पेट्रोलियम कंपनियां देरी कर रही हैं। साथ ही यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद एक त्वरित परीक्षण की दस्तक भी आज हम देंगे। साथ ही बताएंगे कि जेएनयू में कौन सा विवाद आज उपजा जो जल्द नहीं संभाला गया तो विवादों की बड़ी दस्तक आगे उठ सकती है। लेकिन शुरुआत गुजरात में सत्ता की लड़ाई के पहले चरण से, जहां अब तक सामने आए वोटिंग के आंकड़े कहते हैं कि पिछली बार के मुकाबले 7% कम मतदान हुआ है। वोटिंग कम का मतलब क्या है, किसका नफा है, किसका नुकसान है। क्या वोटिंग के पैटर्न को अगले चरण के लिए मोबिलाइज करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने आज गुजरात का सबसे लंबा 50 किलोमीटर का रोड शो कर दिया। गुजरात में पहले चरण के मतदान के दिन नरेंद्र मोदी पहले रैली करते हैं। शाम को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। चुनाव को त्रिकोणीय बनाने उतरे अरविंद केजरीवाल भी 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। लेकिन 5 साल पहले पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी को पीछे करने वाली कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी इस बार फर्स्ट फेज वाले दिन भी गुजरात से दूर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में रहे। प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद की सड़क पर निकलते हैं तो उस कार में आगे भी नरेंद्र मोदी की 3 तस्वीरें। प्रधानमंत्री जहां से खड़े होकर जनता का अभिवादन करते हैं वहां भी आगे नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर। संदेश साफ है, चुनाव मुख्यमंत्री का है, काम और नाम प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला देखिए आगे गुजरता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम की बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल सामने हम लोग आज तक पर चल रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पीएम की भी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ठीक हमारे पीछे है और यहाँ से वो नजारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता के साथ संपर्क साधते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तरीका है जो गुजरात की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी रहती है। आप देखिए जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है दोनों तरफ से लोग भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये कह देना शायद गलत होगा कि गुजरात की पॉलिटिक्स में पहली बार कोई नेता इतना बड़ा 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहा है, क्योंकि जरूरी है इसकी राजनीति को भी समझा जाए। उससे पहले कुछ आंकड़े। पहली बात यह कि गुजरात में 2012 के बाद 2017 में पहले चरण की वोटिंग का प्रतिशत घटा तो बीजेपी की सीट भी घटी थी। दूसरी बात, बीजेपी को 2017 में पहले चरण में ही सबसे ज्यादा टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिली थी। और तीसरी बात, क्या इसीलिए पहले चरण की वोटिंग के दिन ही अगले चरण की युद्ध स्तर वाली तैयारी प्रधानमंत्री ने गुजरात में दिखा दी है। हर चौराहे पर पहुंचते पहुंचते एक जन सैलाब उनके पहुंचने का इंतजार करता है और ये ढोल नगाड़ों की धूम है। इधर दिखाइए एक बार, ये ढोल नगाड़ों की धूम है जो लोग बहुत ज्यादा जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोगों का जोश है जो ढोल नगाड़े में बीच बीच में ऐसे भी है। इस रोड शो के क्या मायने हो सकते हैं? जहां 50 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री रोड शो करते जाते हैं, 16 विधानसभाओं से गुजरते हैं, पहले चरण की वोटिंग के तुरंत बाद रोड शो करके आधे चुनाव में आगे के प्रचार के साथ जनता के मन में बीजेपी का आत्मविश्वास दिखाने की शायद कोशिश करते हैं। यानी अगर कहें कि मोदी ने अपने इस रोड शो से पहले चरण के चुनाव के तुरंत बाद हाथ हिलाते हुए खुद की जीत का एग्जिट पोल दिखाना चाहा तो क्या ये गलत होगा? पिछली बार की तुलना में इस बार घटे मतदान के बाद आगे के चरण के लिए अपने वोटर को मोबिलाइज करना भी इस रोड शो का मकसद रहा होगा। 2013 के बाद से हर चुनाव का चेहरा बनते आ रहे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर फैसला, बयान और कदम समय देख कर तय करते हैं। क्या ऐसा ही पहले चरण की वोटिंग के दिन भी हुआ है? आगे इसी को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के प्रचार करने से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट क्या होता है।
परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम का प्रारंभिक हिस्सा होते ही मेंस एग्जाम के लिए और बड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं। संभव है कि यही सोच हर चुनाव को एक परीक्षा की तरह लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी की भी रही होगी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हर चुनाव को ओपन स्कूल की तरह लेते हैं। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से रावण कहे जाने वाले 28 तारीख के बयान पर जवाब जनता के सामने खड़े होकर नरेंद्र मोदी आज देते हैं, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था। यानी हर बयान की भी टाइमिंग चुनाव के अनुसार फिक्स रखते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के प्रचार करने से बीजेपी की जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा होता है। कुछ चुनावों की रिसर्च हमने की, जैसे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव। 22 दिन प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था और 25 रैली रोड शो किए थे। 139 सीटें कवर की थी, जिनमें 96 बीजेपी जीती। 70% का स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी के प्रचार का यूपी में रहा। अब 2019 लोकसभा चुनाव देखिए। नरेंद्र मोदी ने 142 सीटों को प्रचार से कवर किया। 114 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती है। स्ट्राइक रेट उनका यहां पर 80% का रहता है। 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 50% का स्ट्राइक रेट, उसके साथ बीजेपी को जीत मिलती है। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में 180 सीट तक प्रचार के जरिए पहुंचते हैं। 140 सीट बीजेपी जीत जाती है। स्ट्राइक रेट 78% का। आगे दस्तक के अगले हिस्से में, यानी अब से थोड़ी देर बाद रात 10:30 बजे नरेंद्र मोदी के प्रचार की दस्तक से बीजेपी की जीत के रिश्ते की विस्तृत रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। बस कुछ देर के इंतजार के बाद आपको रात 10:30 बजे जरूर देखिएगा। अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है, कुछ दिन पुरानी याद कीजिए तो पता चलेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो तुरंत पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाता है। लेकिन अभी जब कच्चा तेल दावा है कि $30 तक घट गया, तब जनता को वही राहत तुरंत क्यों नहीं मिलती? क्या तेल कंपनियां अपने मुनाफे के चलते आपको फायदा पहुंचाने में देरी कर रही हैं? क्या देश में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम घट जाने थे लेकिन घटे नहीं? सवाल की वजह समझने के लिए एक बयान आपको सुनाते हैं। महंगाई की जहाँ तक बात है, ये देखिए इंटरनेशनल मार्केट से भी चलता है। आज जिन देशों में गैस और तेल की जो सप्लाई किया करते थे, आज वह युद्ध हो रहा है, आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए महंगाई हिंदुस्तान से ज्यादा अन्य देशों में है। ये बात सच है कि रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दामों में लंबे वक्त तक इतना चढ़ाव रहा कि देश में पेट्रोल डीजल महंगा रहा। लेकिन अब राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, जो कहते हैं पिछले 6 महीनों में कच्चा तेल 25% से ज्यादा सस्ता हुआ। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए से ज्यादा घटाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने 1 रुपए भी कम नहीं किया। क्या ये बात सच है कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को राहत नहीं मिल पाई? आंकड़ों से समझिए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मार्च के मुकाबले अभी कच्चा तेल $30 प्रति बैरल तक सस्ता हो चुका है। रिसर्च कहती है कि $1 की गिरावट आने पर भारत की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से देखें तो तेल कंपनियों को अभी 14 रुपए प्रति लीटर तक बचत हो रही है। लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम अभी न घटने की एक वजह ये मानी जा रही है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में तेल कंपनियों को घाटा हुआ, जिसे वो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में संभव है पूरा कर चुकी है। तो क्या अब आगे तेल के दाम घटेंगे या फिर कंपनियां ही मुनाफा कमाएंगी और जनता तेल के दाम में घाटा पाएगी? दस्तक में हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, खबर के अंजाम तक पहुंचने तक पीछा करते हैं। हम खबरों को कभी बीच में नहीं छोड़ते। आज तक में दस्तक देते हुए ये बात हम कई बार कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते नहीं, पूरा भी करते हैं। जैसे यूपी में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान ही लीजिए, जिसकी डेडलाइन कल खत्म हो गई। दावा भी हो गया कि लगभग सारी जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। हमने जैसे चावल के एक दाने को छूकर दबाकर चावल पका है या नहीं ये पता किया जाता है, ठीक उसी तरह एक सड़क को चुना, फिर उसके गड्ढा मुक्त होने का त्वरित परीक्षण किया। यूपी में सड़कें गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन तय हुई पहले 15 नवंबर,
फिर यूपी की सड़कों को गड्ढों से आजादी देने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर हुई। दावा अब है कि यूपी की सड़कें गड्ढे से मुक्त हो चुकी हैं। अब 1 दिसंबर आ गया, दावे का परीक्षण किया जाए। जिम्मा आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने संभाला। राजधानी में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के बंगले से 90 किलोमीटर दूर सीतापुर पहुंचे। उसी जगह पर जहां अक्टूबर महीने में जिलाधिकारी के गुजरते काफिले के बीच ही सड़क के गड्ढे पर ई रिक्शा पलटा था। जब डीएम और एसएसपी साहब का काफिला इस जहांगीराबाद रोड से गुजर रहा था, उसी वक्त एक ई रिक्शा भी था जो सवारियां लिए बिस्वा की तरफ से आ रहा था। और ये वो जगह थी जहां पर वो ई रिक्शा पहुंचा था। पर आप अगर देखेंगे तो लगभग इस जगह पर आते आते वो ई रिक्शा फिसल गया। अब तो जहां ई रिक्शा गड्ढे में अक्टूबर में पलटा, वहां सड़क क्या पूरी उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त घोषित रोड में शामिल है? क्या वहां सड़क बना दी गई है? इसे 1 दिसंबर को आज तक संवाददाता की आंखों देखी, आप भी जानिए। जिस दिन ये घटना हुई, संज्ञान में आया, वीडियो सोशल मीडिया पर आया, काफी वायरल हुआ। उसके बाद क्या किया गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सारे पूरे एरिया पर सड़क बनाने की जगह मिट्टी डाल दी और इस तरह के तमाम से पत्थर डाल दिए। और अगर आप देखेंगे, अब मैं केवल हाथ से इसको ऐसे अगर करूंगा तो आप देखेंगे परत दर परत यहाँ पर खुलती जाएगी। ये देखिए आप, ये आपको नीचे की एक सतह नजर आ रही होगी, ईंटा। इसके अलावा इधर भी आप देखेंगे तो और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ आप जितना खुरेदेंगे ये खुरदता जाएगा। और ये आलम है गड्ढा मुक्त चीजों का, जिस तरह से यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसी सड़कें कब से गड्ढा मुक्त कही जाने लगी? क्या सड़कों का गड्ढा ऐसे ही भरा जाता है? जहाँ बारिश हो जाए तो फिर से गड्ढे तैयार हो जाए, जहाँ गाड़ी असंतुलित होकर गिरे तो चोट मोटे पत्थरों से ज्यादा लगेगी। एक फिल्म में एक डायलॉग था, 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वो उठता नहीं है, गिर जाता है। अगर यहाँ सीतापुर जिले में बैठकर 2.5 इंच से ऊपर के लगभग इस बोल्डर को पकड़कर मैं ये कहूं कि ये जब सड़कों पर खाना पूर्ति के नाम पर बिछता है तो आदमी चलता नहीं है, इन सड़कों पर गिर जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की, जहां गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे तो हुए, 30 नवंबर की तारीख भी निकली, पर हालत और हालात आज भी बद से बदतर। ये जो बद से बदतर हालत क्यों? इसे उन्हीं से समझिए जिन्होंने डीएम के काफिले के सामने गड्ढे में पलटते ई रिक्शे का वीडियो बनाया था। सड़क नहीं बनाई, मिट्टी डाल दी। बस ऐसे डाल दिया क्योंकि वो पानी खत्म हो जाए, उसका जो पानी भरा हुआ था गड्ढों में वो खत्म हो जाए। अब इसकी क्या समस्या है? और उसकी अब समस्या ये है कि दोनों तरफ बन गई है रोड, 400 मीटर की जो रोड छोड़ दी गई है जानबूझकर के विभाग के द्वारा, कि अब उधर भी रोड पुलिया से बना दी है और इधर भी बना दी है। तो बिल्कुल कागज पे अभियान चला। कागज पर यह अभियान क्या सीतापुर ही नहीं लखनऊ में भी चला? क्योंकि दावा है कि सड़क चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की हो या फिर नगर निगम की, सब जगह काम लोहा लाट हो गया। लेकिन हकीकत लखनऊ में देखिए। मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ, मेरे पैर ऊपर नीचे। ये देखिए, ऐसा लगता है कि कोई मेले में आ गए हैं और वहां झूला चल रहा है, बाइक्स के टायर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखिए, ये है गड्ढा मुक्त अभियान। यहाँ पर आपको कंकड़ पत्थर और केवल यहाँ पर मिट्टी नजर आएगी। ये जानकीपुरम इलाका है, पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। चलना मुश्किल है, धूल दिन भर धूल उड़ती रहती है यहाँ पे, और समझ ले कि थोड़ी देर बाद आधे घंटे आप खड़े नहीं रह सकते यहाँ पे। बहुत रिस्क होता है, मतलब हम लोग का जाना आना जरूरी है रोज का, लेकिन क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं क्या करूं। मैंने कितने लोगों से कहा, मतलब कोई सुनवाई यहाँ के लिए नहीं हुआ। गवर्नमेंट चाहे तो जिससे बनती है वो बनवाए भाई, तो वैसे तो नगर निगम होगा हमको लग रहा है। और यूपी तो में तो गड्ढा मुक्त अभियान है और अधिकारी कह रहे हैं 100% काम पूरा हो गया। आप तो खुद ही देख रहे हो 100% है कि ये 0% है। सड़क की हकीकत जानने के बाद जरूरी है मंत्री जी के दावों पर मंत्री जी से सच पूछें। आज तक की टीम जब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के आवास पर पहुंची तो ये बताया गया
कि मंत्री साहब आज किसी से नहीं मिलेंगे। ये उन्हीं का आवाज़ है। आप देखेंगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। जितिन प्रसाद मंत्री और कैमरामैन रोहित अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी। पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी भी इसमें अभी अंदर जाते दिखे, बाहर आते दिखे, पर जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश करी, आज तक ने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो ये जवाब आया बाहर से कि आज मंत्री साहब किसी से नहीं मिलेंगे। मंत्री जी संभव है व्यस्त होंगे ये जानने के लिए कि जो आंकड़े उन्हें अफसरों ने गड्ढा मुक्ति के दे दिए वो कहीं कागजी तो नहीं। समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर, आज तक। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या सियासी विवाद की नई जंग की गवाह बन सकती है, जहां इस बार जेएनयू के भीतर दीवारों पर जातीय टिप्पणी करते हुए धमकी दी गई। सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े शिक्षकों को भी निशाना बनाया गया है। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने इसके लिए लेफ्ट संगठनों पर आरोप लगाया। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अपनी शिक्षा के साथ अब क्या आधुनिक राजनीतिक लड़ाई में विवादों के केंद्र में रहती है, जेएनयू के भीतर दीवारों पर लिखे जातिवादी नारे क्या एक नए विवादों के सेंटर में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ला देंगे? स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी लैंग्वेज में लाल रंग से लिखा गया। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 2nd और 3rd फ्लोर पर लिखी पाई गई। जेएनयू की उन महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया, जिन्हें नवंबर 2019 में लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने लंबा घेराव करके रोका था। इन विवादित नारों को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के बीच अब तू-तू मैं शुरू हुई है। लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियां देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीजें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। लेफ्ट के संगठनों ने एबीवीपी के आरोपों को नकारा है। जरूरी है कि वक्त रहते प्रशासन इसकी जांच करे, कार्रवाई करे, वरना ये विवाद बड़ा होगा तो फिर से शिक्षा की यूनिवर्सिटी सियासत के दंगल की गवाह बनने लगेगी। क्या करें, हम तो आम जनता हैं। अरे आम लोगों की कौन सुनता है। कई बार या तो आपने ये सुना होगा किसी को कहते हुए या खुद कहना पड़ा होगा, लेकिन जब आम इंसान जागता है तो क्या करता है, देखिए। आपके घर में खपत से कई हजार गुना ज्यादा बिजली का बिल आ जाए तो क्या करेंगे? ए, बिजली विभाग के दफ्तर दौड़ेंगे। बी, बिजली विभाग के अफसरों से शिकायत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सी, शिकायती ट्वीट करेंगे। या डी, हताश होकर निराश होकर बैठ जाएंगे। पहली कहानी वाली पानीपत की सुमन देवी ने 5वां तरीका अपना लिया। ढोल वाले बुलवा लिए, ढोल बजवाना शुरू कर दिया और छपवा दिया बैनर पानीपत के बिजली विभाग वालों की कारगुजारी पर आम आदमी की तरफ से बिजली गिराने का। इस सवाल के साथ कि भाई 2 किलोवाट के बिजली कनेक्शन पर कब से करीब 22 लाख का बिजली का बिल ये अधिकारी भेजने लग गए। घोषणा भी कर दी बैनर पर कि हे बिजली विभाग के अधिकारियों, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, कहे कि मैं अपना 60 गज का घर ही बिजली विभाग और हरियाणा सरकार के नाम करती हूँ। अब मैं तो ये 22 लाख का बिजली का अलौकिक बिल भरने के काबिल नहीं। कितना बिल आया हुआ? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था, और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता, कहाँ से भरूंगी मैं? सब ढोल बजाते बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचते हैं, जहां इस दफ्तर के लोग दूसरे दफ्तर का किस्सा बताकर टालने लगते हैं। ऐसी ही टाल मटोल के खिलाफ दूसरी दस्तक की कहानी याद करिए। यह हरियाणा ही था जहां सितंबर महीने में सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिए गए बुजुर्ग दुलीचंद बारात लेकर निकल पड़े थे, ये कहते हुए कि थारा फूफा अभी जिंदा है। ये तस्वीरें रोहतक से तब सामने आई थी, जहां 102 साल के दुलीचंद की पेंशन उन्हें सरकारी कागज में मृत घोषित करके बंद कर दी गई थी। तब दुलीचंद जी ऐसे बैंड बाजे के साथ
सरकारी नाकामी की बारात निकालते दिखे थे। तीसरी कहानी एक वायरल वीडियो की, जहां ट्रेन आती प्लेटफॉर्म पर दिखती है। प्लेटफॉर्म के और नजदीक आने पर वहां खड़े लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी, सीटी मारना शुरू किया। दावा हुआ कि जब 9 घंटे बाद ट्रेन लेट आती है तो ट्रेन के देरी से आने पर शिकायत की जगह खुशी के साथ जश्न मनाते ये दोस्त दिखे। ये 3 कहानियां बताती हैं कि आम आदमी शिकायत के साथ अब सरकारी कमियों और सिस्टम की लापरवाहियों को उजागर करने के नए तरीके इजाद करके बैठा है। उसे पता है कि सिस्टम के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सिस्टम आपके भरोसे बैठा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें आज सबसे बड़ा रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह पहले चरण में हुई कम वोटिंग तो नहीं है? आज गुजरात में पहले चरण में 60% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 68% थी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? कम मतदान से किसे फायदा होगा? सवाल प्रधानमंत्री के आज के सबसे बड़े रोड शो को लेकर भी है, जिसमें 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पीएम ने गाड़ी में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। क्या बीजेपी अपने लिए कुछ सियासी खतरा देख रही है, जिसे दूर करने के लिए पीएम को ऐसा रोड शो करना पड़ा? कतारों में कैसे लोग उमड़े हुए हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लोगों के हाथों में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुखौटा है, सिर पर टोपी है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। क्या समझ में आ रहा है? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे, चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। ये जरा हुजूम देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जोश जुनून उत्साह में लबरेज हुए हैं। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जितनी दूर तक आप चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी गुजरात में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया है। सवाल यह है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कौन सी खास बात है? बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके काफिले के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और लोगों का उत्साह जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक जोश और उत्साह जो गुजरात की जनता में अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उसका एक भव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 50 किलोमीटर का ये लंबा सफर जो इस रोड शो में पीएम तय कर रहे हैं, और इस रोड शो में पीएम के काफिले के आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। लोगों का जोश और उत्साह देखिए, जबरदस्त जोश के साथ यहाँ पर अहमदाबाद में लोग प्रधानमंत्री का इस पहर में भी अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों का अभिनंदन वो स्वीकार करें, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अहमदाबाद की सड़कों पर मौजूद है। दोनों तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव के बीचों बीच जब पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का इसे समझ लीजिए चुनावी प्रचार, लेकिन इसी के साथ ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, तरीका है उनका, जिसमें वो लोगों के साथ एक संपर्क साधते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहमदाबाद जैसा जुनून पहले के रोड शो में भी देखा गया। वडोदरा में भी इसी तरह से लोग सुबह से प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए खड़े हुए देखे गए। फिर इस रोड शो को क्यों अहम माना जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी इस तरह से एम्बुलेंस को अपने रोड शो में जगह देकर प्रशंसा पाई। फिर क्यों अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के रोड शो को एक्सपर्ट बीजेपी की गुजरात से आगे की रणनीति के रूप में देख रहे हैं? देख सकते हैं लोग किस तरीके से जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतर कर जो है वो माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं सरदार पटेल की जो मूर्ति है इस पर, और इसके बाद यहाँ से उनका काफिला आगे बढ़ेगा। 30 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर इसी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं और चुनाव से पहले इस तरीके का हजूम कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक तरीके से जो है वो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो लगभग 150 सीटें जो है वो इस बार जीतेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के इंतजाम जो है वो कर रही है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का घर है, लोगों तक उनकी सीधी पहुंच है, अपील है। इसीलिए बीजेपी को जिताने के लिए पीएम ने गुजरात में ही डेरा जमा दिया है ताकि उनकी मौजूदगी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जो रोड शो किया वो 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और जिससे 16 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए कवर होंगी। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद पीएम ने अपना रोड शो शुरू किया, जिसका पहला असर गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में हो सकता है। बीजेपी के रंगों में रंगी गाड़ी में पीएम मोदी अभिनंदन करते हुए आगे बढ़े और जनता उन्हें हाथ हिलाकर आशीर्वाद देने लगी। 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने जिन विधानसभा सीटों को कवर किया उसमें बापूनगर, निरोध, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानी लिम्बाड़ा, जमालपुर खड़िया, एलिस ब्रिज, वेजलपुर, घाल लोडिया, नारायणपुर और साबरमती शामिल है। घाल लोडिया सीट से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले सूरत में 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, लेकिन इस बार का रोड शो उससे करीब 2 गुना है, जिससे बीजेपी सियासी फायदा मिलने की उम्मीद कर रही। पीएम मोदी गुजरात से ही आते हैं, इसीलिए रोड शो के जरिए उनकी कोशिश सीधी जनता से रूबरू होने की है, जिसका असर भी दिखता है। ये देखिए कैसे पूरा परिवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर डांस कर रहा है। पीएम को देखने की तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री के काफिले का काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री अब उतरकर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वहां तक पहुंचेंगे और यहाँ पर दोनों ही हाथों से देखिए, लोग बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, तो दोनों ही हाथों से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग तरह का लगाव रहा है। और आपको बताते चले कि हमने दिल्ली में देखा था, जब राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ का नाम दिया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा का वहां पर शिलान्यास उनकी ओर से किया गया था। और यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी का ये रोड शो उनकी 2024 की तैयारियों का भी हिस्सा है, जिसके जरिए वो इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए अपने वोटर को जोश से भरना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि गुजरात से निकले उनके बेटे की बड़ी परीक्षा 2024 में है, इसीलिए अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस गुजरात के चुनाव की बात करें कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो बीजेपी के एडवांटेज में जाता है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। और आज अंजना जी आज जहां हैं, जिस तरह से आप उनकी इस रोड शो को कवर कर रही हैं, वो आप उसको देख पा रही हैं किस तरह से एक जन सैलाब उभरा हुआ है। अगर मैं उन तस्वीरों को ना भी देखूं तो लगातार हम जो अपने सर्वेक्षण करते रहते हैं, वो गुजरात की बात हो, किसी दूसरे राज्य की बात हो, ये आंकड़े बड़े स्पष्ट बताते हैं अंजना जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर है। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी चिंता ये है कि कहीं उसका वोटर ये बात मान घर न बैठ जाए। इसीलिए पीएम की रैलियों और अब रोड शो के जरिए बीजेपी की कोशिश अपने समर्थकों में जोश भरकर वोटिंग बूथ तक लाने की है। इसीलिए पीएम मोदी 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के साथ अहमदाबाद की जनता के सामने हाजिर हुए, ताकि बीजेपी के रिकॉर्ड को
दुरुस्त किए जा सके। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। इस तरह प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कोशिश इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की है। पीएम मोदी के रोड शो में समर्थकों का हुजूम दिखा। पीएम फूलों से लदी जीप खड़े होकर जनता का अभिवादन करते रहे, जिसके जवाब में समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका ये रोड शो इसी की एक कड़ी है, जिसमें वो 2024 तक की अपनी सियासी मिसाल बिछा चुके हैं। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। 2014 के बाद की बीजेपी हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ती है, चुनाव चाहे जो भी हो। बीजेपी विपक्ष के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी करती है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो हर चुनाव में उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को ही लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार में 1,33,329 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें पीएम ने 140 संसदीय क्षेत्र वाले 142 रैलियां की। पीएम ने यूपी में सबसे ज्यादा 31 रैली की। प्रधानमंत्री ने जिन 140 सीटों पर प्रचार किया और 106 सीटें बीजेपी को जिताई, पीएम का स्ट्राइक रेट 76% रहा। इसी तरह 2014 को लीजिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख किलोमीटर लंबे अपने प्रचार में 25 राज्यों में 437 जनसभाओं को संबोधित किया। 15 सितंबर 2013 से मई 2014 के बीच प्रधानमंत्री ने 5,827 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें 1,350 3D रैली और 4,000 चाय पर चर्चा प्रोग्राम शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि इस तरह से प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई और बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाया। 8 साल बाद भी पीएम की यह जिम्मेदारी कम नहीं हुई है और बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा रोड शो करके अपनी शक्ति का एहसास करवाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को उस मुद्दे पर घेरा जो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता रहा है। ये मुद्दा है पीएम मोदी के अपमान का, जिसके आरोप से कांग्रेस एक बार फिर गिर गई है। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रहे। 2014 के बाद भी पार्टी उनके नाम पर वोट मांगती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जनता से उनका रिश्ता है, जो वहां मौजूद सरकार से नाराजगी के बावजूद बीजेपी की ढाल साबित होता है। इसीलिए पीएम को निशाना बनाने से कांग्रेस को नुकसान होता रहा है, लेकिन पार्टी एक ही गलती को बार बार दोहरा रही है। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે रामायणમાંથી રાવણને લઈ आई। बोलो। प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब की टाइमिंग भी काफी कुछ कहती है, क्योंकि पीएम ने जब गांधीनगर के कलोल ये मुद्दा उठाया तो गुजरात की जनता पहले चरण में वोट डाल रही थी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने किसी खास रणनीति से ऐसा किया? तो कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर है। અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે।
એની સ્પર્ધા ચાલે છે. पीएम मोदी इस मुद्दे को कांग्रेस पर हमले का हथियार बना चुके हैं ताकि गांधी परिवार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा सके, याद दिलाई जा सके कि वही कांग्रेस है जिसकी अध्यक्ष ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था. कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોક્રોચ કે અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે. તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી. પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. बड़ी बात यह है कि पीएम ने खड़गे को निशाना नहीं बनाया, जिन्होंने उनकी तुलना रावण से की. पीएम ने जानबूझकर उन पर हमला नहीं किया ताकि बीजेपी के दलित वोट पर असर न हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं. कि जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया. इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी. नरेंद्र मोदी गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी वो राज्य में जीत की गारंटी थे. साल 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात में उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हो गया. अब गुजरात से ही नरेंद्र मोदी को जोड़कर देखा जाता है. मोदी के साथ लोगों की एक अलग भावना जुड़ी हुई है. मोदी और भाजपा भी इस बात को बखूबी जानते हैं. यही कारण है कि विपक्षी दलों की तरफ से पीएम मोदी को लेकर दिए गए सारे बयान को भाजपा गुजरात और गुजरातियों से जोड़कर पेश कर देती है. इसका पार्टी को फायदा भी मिलता है. लोग विपक्ष के इन बयानों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. अंजना कश्यप, अहमदाबाद, आज तक. दस्तक में आज के लिए इतना ही. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.